नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी आपकी अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुरुग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। लगभग 15 प्रश्न हैं। दोस्तों, ये प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान की प्रेरणा और प्राण है, क्यों? स्पष्ट करना है। तो प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवादी, पन-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, एकता और अखंडता आदि का उल्लेख जो संविधान का आदर्श है एवं इसकी प्राप्ति प्रेरणा प्रदान करते हैं एवं इसके बिना संविधान का जीवन प्राण क्या है? अधूरा है। अब दोस्तों, इसमें ही हम प्रश्न बना सकते हैं कि न्याय कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। समानता कितनी है? तो समानता है प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। अगला क्वेश्चन है, संविधान में आपातकालीन उपबंधों से संबंधित अनुच्छेद लिखिए। यानी आपातकाल से संबंधित जो भी उपबंध दे रखे हैं उनके बारे में हमें लिखना है। तो संविधान के भाग 18 में आपातकालीन उपबंधों का स्पष्ट उल्लेख दे रखा है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 है। इसमें आपातकालीन उपबंधों का प्रयोग किया जाता है। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह एवं युद्ध की स्थिति में ये अनुच्छेद लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 है वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की स्थिति में और आपातकाल लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 का प्रयोग कब होता है? जब वित्तीय संकट, देश में वित्तीय संकट उत्पन्न हो और संपूर्ण देश या देश के किसी भाग में आपातकाल लागू किया जा सकता है। इसमें शासन है वो राष्ट्रपति के अधीन संचालित होता है। मूल अधिकारों से क्या अभिप्राय है? तो वे नैतिक अधिकार जिन्हें हर काल में, हर जगह, हर मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि अन्य प्राणियों के विपरीत वे चेतन व नैतिक प्राणी हैं। यानी मनुष्य है वो अन्य जो भी जो प्राणी है उनके विपरीत क्या है? चेतन व नैतिक प्राणी माना जाता है। मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए वे मौलिक अधिकार हैं। वे ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य को स्वेच्छा अनुसार जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करते हैं। एकल नागरिकता के बारे में बताना है। तो व्हाट इज सिंगल सिटीजनशिप? तो अमेरिका व स्विट्जरलैंड के संविधान में दोहरी नागरिकता की प्रथा है। प्रत्येक व्यक्ति संघ का नागरिक होने के साथ साथ राज्य का भी नागरिक होता है। उस राज्य की ओर से उसकी कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं उसे। और भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता प्रथा नहीं है, अपितु सभी व्यक्ति भारत के ही नागरिक हैं तथा सभी को समानता के आधार पर संविधान की ओर से अधिकार प्राप्त हैं। ये क्या है? एकल नागरिकता। विधि के शासन से आप क्या समझते हैं? तो किसी भी संघीय व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अति आवश्यक है। इसी से विधि का शासन स्थापित होता है। राज्यों के बीच विवाद का संविधान के प्रावधान के अनुरूप समाधान किया जा सकता है। ऐसे अनेक अवसर भारत में आए हैं जब न्यायपालिका ने राज्य के बीच तथा केंद्र और राज्य के बीच संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर संघीय ढांचे की क्या की है? रक्षा की है। सभी राज्यों के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय को पदस्थ किया गया है। केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है? यानी समाधान कौन सी संस्था करती है? तो किसी भी संघीय व्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का होना जरूरी है। इसी से विधि शासन स्थापित होता है। राज्यों के बीच विवाद का संविधान के प्रावधान के अनुरूप समाधान किया जाता है। ऐसे अनेक अवसर भारत में आए हैं जब न्यायपालिका ने राज्यों के बीच में तथा केंद्र राज्यों के बीच संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट कर संघीय ढांचे की क्या की है? रक्षा की है। सभी राज्यों के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय को पदस्थ किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय है वो केंद्र व राज्य के मध्य विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है? सर्वोच्च न्यायालय। संसद के 2 कार्य, तो विधि का निर्माण करना, धन विधेयक पारित करना, संविधान संशोधन का कार्य और कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य कौन करती है? संसद यानी पार्लियामेंट करती है। संविधान संशोधन विधेयक क्या है? तो भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 368 में दे रखा है। इसके अनुसार संविधान संशोधन 2 प्रकार से हो सकता है। संविधान की अधिकांश धाराओं में परिवर्तन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत
तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होता है। परंतु ऐसा कोई संशोधन जो संघ और राज्य की कार्यपालिका शक्तियों में परिवर्तन, राज्य की विधायी संबंधों में परिवर्तन, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व तथा स्वयं अनुच्छेद 368 में संशोधन आदि से संबंधित हो, तब ऐसे संशोधन वाले विधेयक के लिए संसद को विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक होता है। संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है एवं दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित करना आवश्यक है, अर्थात इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के साइन होने के बाद पारित समझा जाता है। राष्ट्रपति इस पर साइन करने से इनकार नहीं कर सकता और इस प्रकार विधेयक 3 प्रकार के होते हैं: साधारण, धन और संविधान संशोधन विधेयक। साधारण विधेयक तथा धन विधेयक पर जहां लोकसभा को राज्यसभा पर प्रभुत्व प्राप्त है, यानी लोकसभा को ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, वहीं संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों राज्यसभा व लोकसभा को समान शक्तियां प्राप्त होती है। क्योंकि एक सदन इसे पारित करे तथा एवं दूसरा सदन पारित नहीं करे, तब संविधान संशोधन विधेयक समाप्त समझा जाएगा। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और टेलीग्राम चैनल ओनली आरपीसी विद गुदलराम को ज्वाइन जरूर करें। प्रधानमंत्री की 2 शक्तियाँ लिखनी है। तो प्रधानमंत्री सरकार का क्या होता है? वास्तविक अध्यक्ष होता है। वे राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके विभाग के आवंटन, परिवर्तन तथा उनके त्यागपत्र स्वीकार व अस्वीकार करने की क्या देता है? सलाह देता है राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की क्या करता है? अध्यक्षता करता है। यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करे। शून्यकाल और प्रश्नकाल को स्पष्ट करना है। 0 और एंड क्वेश्चन और एक्सप्लेन। तो प्रश्नकाल क्या है? तो संसद के कार्य दिवस का पहला घंटा, यानी अर्थात 11 से 12 बजे तक का समय क्या है? प्रश्नकाल। यानी संसद के कार्य दिवस का पहला घंटा, यानी 11 से 12 बजे बीच का जो 1 घंटे का समय है वो प्रश्नकाल है। इस समय मंत्री विभिन्न संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। जो मंत्री होते हैं और जो भी संसदीय सदस्य हैं प्रश्न पूछते हैं, उनका क्या देते हैं? उत्तर देते हैं। शून्यकाल है वो प्रश्नकाल के तुरंत बाद, यानी 12 बजे से 1 बजे तक का होता है। इसमें संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकते हैं। तो संसद सदस्य वो मंत्रियों की बिना कोई सूचना दिए प्रश्न उठा सकते हैं। अनौपचारिक होने के कारण इसका विशेष महत्व है। और शून्यकाल की चर्चा संसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं की गई है। ये आप याद रखेंगे कि शून्यकाल की चर्चा है संसद की प्रक्रिया संबंधी नियमों में नहीं की गई है। वस्तुतः ये भारतीय संसदीय व्यवस्था द्वारा विकसित किया गया है। एक नवाचार है। 1962 से शून्यकाल की शुरुआत मानी जाती है। 11वां क्वेश्चन है, संविधान की 5 विशेषताएं लिखनी है। तो हमारा संविधान क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। प्रस्तावना, विश्व का सबसे विशाल संविधान है। लिखित व निर्मित संविधान है। नम्य व अनम्य संविधान है। संसदीय शासन व्यवस्था है। पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है? पंथ निरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धार्मिक मामलों में राज्य ने एक तटस्थ दृष्टिकोण अपनाया है। न तो किसी धर्म विशेष को राज्य मानना और न ही किसी समुदाय विशेष को धार्मिक प्राश्रय दिया। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। संविधान सभा ने मूल संविधान में पद निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। श्री वेंकटरमन के अनुसार पंथ निरपेक्ष राज्य न तो धार्मिक, न अधार्मिक, न धर्म विरोधी है, बल्कि धार्मिक कार्य और सिद्धांतों से सर्वथा पृथक है। धार्मिक मामलों से सदा तटस्थ है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है और राज्य वो किसी भी धर्म का पक्षपात नहीं करता है, यानी हमेशा क्या है? तटस्थ रहता है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व है वो शासन के लिए आचार संहिता उपलब्ध कराते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। नीति निर्देशक तत्व शासन के मूल्यांकन का आधार है और संविधान के क्रियान्वयन में सहायक है। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में भी नीति निर्देशक तत्व है वो सहायक है।
निवारक नज़रबंदी। तो निवारक नज़रबंदी क्या है? निवारक नज़रबंदी से तात्पर्य बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया से नज़रबंदी से है। ये अपराधी को दंडित करने से नहीं बल्कि अपराध रोकने की प्रक्रिया से संबंधित है। अपराध करने से रोकने की प्रक्रिया है। जब राज्य को ये अनुमान हो कि किसी व्यक्ति से जो अपराध करने वाला है राज्य की सुरक्षा को खतरा है या खतरे की धमकी मिल रही है, तो राज्य सीमित अवधि के लिए बिना जांच किए ही उसे क्या बना सकता है? बंदी बना सकता है और हवालात में डाल सकता है। हालांकि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक इस कानून के तहत बंदी नहीं रखा जा सकता जब तक कि परामर्शदात्री समिति, जिनमें एक व्यक्ति उच्च न्यायालय का जज हो और उसकी अनुमति प्राप्त हो चुकी हो। मूल अधिकार में मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हैं, स्पष्ट करें। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो मूल अधिकार व कर्तव्यों में विशिष्ट संबंध। अधिकार व कर्तव्य एक दूसरे के पूरक। एक व्यक्ति के कर्तव्य दूसरे व्यक्ति के अधिकार बन जाते हैं। एक व्यक्ति का कर्तव्य है, दूसरे व्यक्ति का क्या बन जाता है? अधिकार बन जाता है। कर्तव्यों की अनुपस्थिति में अधिकारों की कल्पना करना संभव नहीं है। संविधान में 1950 में भारतीय नागरिकों के लिए सिर्फ मूल अधिकारों का ही उल्लेख किया गया है, मूल कर्तव्यों का नहीं। लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन करते हुए यह अनुभव किया गया कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया जाना चाहिए। संविधान के भाग 4 के में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद की नवीन प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। तो भारतीय संघवाद संविधानविद कैसी विहियर के शब्दों में अर्धसंघीय है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने इसे सहयोगी संघवाद कहा है भारतीय संघवाद को, और डॉक्टर स्वयं भीमराव अम्बेडकर ने इसे कठोर संघीय ढांचा मानने से इनकार किया है। मॉरिस जॉनसन ने इसे सौदेबाजी वाला संघवाद कहा है। परंतु ये सत्य है कि भारतीय संघवाद विशुद्ध सैद्धांतिक संघवाद नहीं है और विशिष्ट बहुलवादी परिस्थितियों में इसे एकात्मक शक्ति प्रदान की गई है। केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया गया। विधायक, कार्यकारी एवं न्यायिक आपातकालीन सभी क्षेत्रों में अंतिम व निर्णायक भूमिका केंद्र की रखी गई है। अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन उपदन, धारा 352, 56 और 60, वित्त आयोग इत्यादि संस्थागत रूप से केंद्रीयकरण के माध्यम से होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संघवाद का केंद्र कौन सा है? वो केंद्र बिंदु कौन सा है? केंद्र सरकार मानी जाती है। इस एकात्मक आत्मा वाले संघवाद का दूसरा पहलू ये भी है कि राज्यों को अनेक संस्थाओं के माध्यम से उचित महत्व व भागीदारी प्रदान की गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्य परिषद, अनुच्छेद 263, क्षेत्रीय परिषद, नीति आयोग इत्यादि महत्वपूर्ण संस्थाएं संघवाद स्वरूप में राज्य की भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। गत 6 दशकों के व्यवहारिक अनुभव से भारतीय संघवाद का मूल्यांकन करते हुए कई प्रकार की धाराएं दृष्टिगोचर होती है। जहां प्रारंभिक वर्षों में केंद्र और राज्य में लगभग एक दलीय प्रवृत्ति वाले संस्थाओं के कारण विवाद कम हुए, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हावी रही। 1967 के बाद राज्यों और केंद्रों के बीच विवाद बढ़ते चले गए। हालांकि धारा 356 के उपयोग को लेकर 1955 में ही केंद्र और राज्य के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। साझा सरकारों के दौर में केंद्र की स्थिति स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है। भारत में भी 1990 के पश्चात ऐसा हुआ, परंतु वर्तमान सरकार के कार्यकाल में केंद्र मजबूत होने के बावजूद राज्यों के हितों पर उचित ध्यान देते हुए पर्याप्त राजनीतिक आर्थिक स्वायत्तता प्रदान करने की प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। जीएसटी जैसी एकीकृत कर व्यवस्था भी अनंत राज्यों की बहुप्रतीक्षित आर्थिक संसाधनों को भी मजबूत करने का कार्य किया है। यद्यपि पूर्व में केंद्र द्वारा अत्यधिक दबाव और धारा 356 के बार दुरुपयोग के कारण राज्यों द्वारा स्वायत्तता की मांग जोरों से पकड़ने लगी थी। विपक्षी शासित राज्यों द्वारा केंद्र की संघर्ष की राजनीति आम बात थी और एक संपूर्ण आयोग 1983 में सरकारी आयोग गठित करना पड़ा। परंतु वर्तमान में कतिपय जल विवादों को छोड़कर सामान्यतः केंद्र व राज्य के मध्य सामंजस्य व समन्वय का वातावरण बनता प्रतीत होता है। अगला है, सरकारी आयोग ने भी 1955 में अपनी रिपोर्ट में मजबूत केंद्र परंतु सुदृढ़ राज्यों का सुझाव दिया, जो अब चरितार्थ होता प्रतीत हो रहा है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।